हेलो बच्चों, तो थर्ड डे में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो तो। दो पार्टिकल्स थे, मूव कर रहे थे, पूछा गया था इनका टोटल मोमेंटम कितना होगा, है ना। आई होप आपने ये सवाल किया होगा और मैक्सिमम लोगों का आंसर सही भी आया होगा, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। ठीक, इस बात को समझिए कि फिलहाल के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहे, हम पहले बस फोकस कर रहे हैं कि हमारे एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाए कि आखिर हमें करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में तो और ज़्यादा मैथमेटिकली रिगरस तरीके से सेम चीज़ों को देखेंगे। ठीक, तो सवाल ये था बच्चों कि अगर दो पार्टिकल्स हैं 4 kg के 6 kg के, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा। नहीं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इसका मोमेंटम P1 बराबर 8 kg मीटर पर सेकेंड और इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी P2 बराबर 6 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं, तो टोटल मोमेंटम इसका P टोटल मतलब सम करना होता है, P1 प्लस P2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 + 8 14 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप बच्चों मोमेंटम को ऐड कर रहे हो, है ना। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर का लॉ फॉलो करेगी ऐड होने के लिए, तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस नहीं होगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक, तो क्या बताया था, इसकी डायरेक्शन कैसे मिलती है? एरो से। एक ये वाली एरो 8 की और एक ये वाली एरो कितना मैग्नीट्यूड? 6 का। किधर? ऊपर। हम ऐसे रख देंगे। ठीक, अब kg मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी, 8 kg मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी। अब इनको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। कैसे? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे थे वैसे ही आप किसी भी वेक्टर को ऐड करोगे। ठीक, तो इनका सम पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा बच्चों? 10 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ना कि 14। ठीक, अब अगर ये बात समझने में थोड़ी लगे अटपटी सी कि 8 और 6 का सम 14 नहीं 10 आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यही एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्या याद रखनी है, समझनी है, दिमाग में बैठानी है कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी का ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको उन क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए। और कैसे ऐड होगी? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऐड होती है। ठीक, चलिए आज की क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ठीक, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? कोई भी दो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, और डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम डायरेक्शन सिर्फ बताएंगे ग्राफिकली। डायरेक्शन हम बताते हैं एरोस से। अलग अलग एरोस अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये एरोस डायरेक्शन के लिए है ना। ठीक, अलग अलग एरोस अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है ना। ठीक, तो दो वेक्टर्स के बीच में जहां तक एंगल की बात है, कौन सा एंगल लिया जाएगा? तो आंसर है इसका कि उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वही उनके बीच में एंगल होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक, अगर उन दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई हो, जैसे इस केस में देखो, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो ना, दोनों की टेल जुड़ी हुई है, ये वाला एंगल ही इनके बीच में एंगल बोला जाएगा।
ठीक। तो एक ऐसा आप याद रखिए कि अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को डिफाइन करना है, मैं वो वाला एंगल डिफाइन करूंगा जो कि उन दोनों की टेल को जोड़ने के बाद एंगल आता है, उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे इसकी पॉजिटिव इधर, इसकी पॉजिटिव इधर, कौन सा एंगल इनके बीच में? ये वाला एंगल थीटा है। ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हों, F1 और F2, यह एंगल 60 डिग्री है, तो इनके बीच में क्या एंगल लिया जाएगा? 60 डिग्री। ठीक। अगर दो फोर्स लग रहे हों F1 और F2, दोनों की टेल जुड़ी हुई हो, ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो अब इस केस में इनके बीच में कौन सा एंगल लिया जाएगा? 30 डिग्री या 150 डिग्री? आंसर इज इनके बीच में हम ये एंगल लेंगे 150 डिग्री वाला, क्योंकि हमें एंगल उनकी पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में लेनी। मतलब क्या करना बेसिकली आपको, जब दोनों की टेल जुड़ी हुई हो, ठीक, जब दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ी हुई हो, तो एक हाथ F1 के लॉन्ग रखें, एक हाथ रखें F2 के लॉन्ग, ठीक, जिधर एरो है। अब इन दोनों हाथों के बीच में जो एंगल बनेगा वही इन दोनों का क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक। अगर दो वेक्टर्स की टेल आपस में नहीं जुड़ी हुई हो तो कई बार उनके बीच में एंगल आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने पहले किए थे डिस्प्लेसमेंट वाले, एक आदमी जाता है पहले ए इधर और फिर बी इधर, ठीक। तो मान लिया जाए दो एंगल हैं θ1 और θ2। अब अगर आपसे पूछे बताओ ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, θ1 या θ2, तो आप कौन सा एंगल बताओगे? क्या इनके बीच में एंगल θ2 बोला जाएगा? अब कई बार बच्चे जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इस मिस्टेक को कर देते हैं ना, वो बोलते हैं इनके बीच में तो एंगल θ2 है। नहीं, इसमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल की बात नहीं है बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर पता करना है तो पहले आप उनकी टेल ज्वाइन कर दो। यहां देखो, यहां क्या है बच्चों, यहां पर ए वेक्टर का हेड किधर है? जिधर एरो बनी हुई है, इसको बोलेंगे हेड। ए वेक्टर का हेड है और ए वेक्टर की ये टेल है, ठीक। ए वेक्टर की टेल और ये उसका हेड, ए वेक्टर का हेड और ये है बी वेक्टर का हेड जिधर उसकी एरो बनी हुई है, और ये बी वेक्टर की टेल है, ठीक। अगर हेड के ऊपर टेल रखी हुई है तो उनके बीच में एंगल निकालना मुश्किल काम है। क्या किया जाए? पहले उन दोनों की टेल को टेल के ऊपर रख दिया जाए। मतलब बी को लेटस से यहां ले आए या ए को यहां ले आए, तो कैसा बन जाएगा? ए बन जाएगा ऐसे और बी बन जाएगा ऐसे। अब इनके बीच में ये वाला एंगल कितना है? θ1। ये एंगल कितना है? θ2। तो कौन सा एंगल बोलेंगे हम लोग? जब टेल जुड़ी हुई हो वेक्टर्स की तो उनके बीच में एंगल निकालना बड़ा आसान काम है। कौन सा एंगल बोलेंगे हम लोग? इनके बीच में एंगल है θ1, ना कि θ2। आ रही बात समझ में? ठीक। देखो सर, जब भी एक बॉडी के ऊपर आपको फोर्सेस का सम करना हो तो एंगल आपको एकदम साफ साफ दिखता है। जैसे मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 यहाँ पर, F2 यहाँ पर, F3 यहाँ पर, ठीक। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो आपसे क्या पूछे बताओ F1 F2 में कौन सा एंगल है? आंसर है θ1। आपसे कोई पूछे बताओ F2 F3 में कौन सा एंगल है? आंसर है θ2। फोर्सेस में एंगल निकालने में दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिस बॉडी पे लग रहे हैं, है ना, वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, तो उसमें ऑलरेडी सारी टेल आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हो और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ऐड करना हो
तब उस केस में एंगल निकालने के लिए मुझे पहले उन डिस्प्लेसमेंट को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बच्चों θ1 है, θ2 नहीं है, क्योंकि एक ही पॉजिटिव इधर है और बी की पॉजिटिव इधर है। ए की पॉजिटिव और बी की पॉजिटिव में एंगल θ1 है। ठीक, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में फॉर्मूला, क्या, दो वेक्टर का सम क्या था बच्चों, c² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे बच्चों थीटा आप कौन सा एंगल लोगे, वो एंगल लोगे जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक, तो मान लो अगर आपको इस केस में f1 f2 का सम करना होगा, कौन सा एंगल रखोगे इसमें, θ1 रखोगे। लेकिन यहां पे अगर आपको a वेक्टर और b वेक्टर का सम करना, जिसमें क्या है, जिसमें इसकी टेल इसके हेड पे रखी हुई है। ठीक, तो एंगल इस बार आप θ1 रखोगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि A की पॉजिटिव और B की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल θ1 है। ठीक, तो बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना है, दोनों की आप टेल को टेल के ऊपर रख दें, उनमें से एक किसी वेक्टर को डिस्प्लेस कर दें, हिला के इधर से वहां रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कई बार एंगल्स को लेके कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और आगे करेंगे डिस्कस, ठीक, एग्जांपल्स के साथ में। फिलहाल के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि ए और इस वाले फॉर्मूले में जब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर को ऐड करना है, तो एंगल लेना है उनकी पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर से एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ठीक, आप दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हो, देखो हम लोग बहुत अभी मैथमेटिक्स वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, वेक्टर नोटेशन को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक, पहले बस हम इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल किससे स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया था। क्या बोला गया था कि मान लो पहले एक आदमी चलता है ए, फिर चलता है बी, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, क्या करिए हमने, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हमने एक लाइन से जोड़ दिया। नहीं, हमने क्या बोला, हमने बोला इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम ये। ठीक, तो क्या करना है आपको अगर कभी भी दो वेक्टर्स का सम करना हो, ए और बी, हालांकि देखो यहां पे तो बात कर रहे थे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक के बाद एक होगा ही होगा। लेकिन मान लो आपको मैथमेटिकली कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, वो कहीं भी दो वेक्टर्स हो, ठीक, वो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हो, है ना। जैसे आपको याद है हमने बोला था दो पार्टिकल्स का मोमेंटम P1 और P2 को ऐड करना है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट या ये मोमेंटम एक के बाद तो एक नहीं है, लेकिन तब भी तरीका वही फॉलो होगा जिस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हो। क्या, आपको जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आप इनमें से किसी की भी एक टेल को उठा के दूसरे पहले वाले के हेड पे रख दोगे। ठीक, तो आपको अगर P1 मोमेंटम को P2 मोमेंटम से ऐड करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, P2 की टेल उठा के P1 के हेड पे रख दोगे। ठीक, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, पहला ये और फिर ये, अब B की टेल A के हेड पे रखी हुई है। बोलो, आप सुनो मेरी बात, अब सिंपली लगाना है ट्रायंगल लॉ। क्या, आपको पहले वाले की टेल से
पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड को जोड़ना है। ये जो लाइन है जो कि ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ये दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। हम लोगों ने ऐसे कई एग्जांपल्स ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक, अब मैं बता रहा हूं हमने आखिर क्या किया था। अगर या आपको अगर कभी दो वेक्टर्स को ऐसे ऐड करना हो, आप क्या करोगे? ग्राफिकली इसको बोलते हैं, ग्राफिकल ऐड करने का तरीका। जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप किसी भी एक वेक्टर की टेल उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रख दोगे। ठीक, फिर क्या होगा बच्चों? फिर आपको एक मिल जाएगा ट्रायंगल। ठीक, अब उस ट्रायंगल की पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन ही इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, चलिए, तो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कंफ्यूजन कब होगा? मान लिया जाए एक ब्लॉक दिया जाए और बोला जाए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है F2। पूछा जाए इसका नेट फोर्स कितना होगा। ठीक, अब इसमें क्या दिक्कत है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? एक के बाद दूसरी डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन यहां क्या है बच्चों? यहां पर एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स साथ में लग रहे हैं भाई, लेकिन ये भी वेक्टर है। अगर मैं ये बात जानना चाहता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनमें से F1 या F2 किसी को भी वेक्टर को से F1 के हेड पे, F1 के हेड, किसी भी एक के हेड पे दूसरे की टेल रख देंगे। F2 वेक्टर को यहां बेसिकली ऐसे उठा के शिफ्ट कर देंगे। अब पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन इन दोनों का सम होगा, वेक्टर सम होगा। समझ में आ रही बात कुछ? ठीक, नहीं आ रही कोई बात नहीं। फिर से इस स्लाइड को जो लास्ट 1 मिनट 2 मिनट में मैंने पढ़ाया, फिर से एक दो बार इसको फिर से देखिए। ठीक, रिपीटेशन कीजिए। ठीक, और बार बार लिख लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो एनीवे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देयरफॉर एलिमेंट्री लेवल पे वेक्टर एडिशन के बारे में कर लिया। तो बस अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो ये, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे एक पार्टिकल की, एक के बाद एक दूसरी डिस्प्लेसमेंट जैसे आप ऐड करोगे, वैसे ही आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करोगे। लेकिन हाँ, क्या करना पड़ेगा? आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है। सिंपल अलजेब्रिक सम यहां पे नहीं होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग बच्चों वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर। क्या वेक्टर नेगेटिव हो सकता है? कैन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी -20 न्यूटन? क्या इस बात का कोई सेंस भी है? इसका एक मैथमेटिकल सेंस है बस। ठीक, फिजिकल सेंस नहीं है, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल सेंस है नेगेटिव वेक्टर होने का। एक्चुअली मैंने क्या बताया, वेक्टर आप कैसे करोगे रिप्रेजेंट? कोई भी वेक्टर आप बनाने के लिए, अगर ये ए वेक्टर है, ठीक, तो इस ए वेक्टर को बनाने के लिए आपको एक टेल चाहिए और एक हेड चाहिए। ठीक, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर की किसी कोई डायरेक्शन। ठीक, अब ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है। नेगेटिव ए वेक्टर होने का मतलब एक ऐसी ही एरो इसके एंटी पैरेलल, इतनी ही बड़ी, ठीक, जिसकी हेड यहां पे है, जिसकी टेल यहां पे है, इसको बोला जाएगा -a वेक्टर। एक बात अब यहां पे और क्या डिस्कस कर लें। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एक एरो बना देते हैं। ठीक, सिंबल है, बस सिंबल है आइडेंटिफाई करने का और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, सिर्फ सिंबल है आइडेंटिफाई करने का या करवाने का कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर से आपको क्या समझ में आया बच्चों? नेगेटिव वेक्टर सिंपली एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्या, उस वेक्टर का एंटी पैरेलल है। ठीक, फटाफट एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है F1 और F2। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक, पार्टिकल A है, उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कौन कौन सा है, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। ठीक, F1 भी खींच रहा है, F2 भी खींच रहा है। अब मान लिया जाए किसी पार्टिकल A पे या किसी दूसरे पार्टिकल B पे F1 फोर्स यहां लगे उतना ही बड़ा। ठीक, F1 फोर्स यहां लगे उतना ही बड़ा, ठीक, लेकिन यह वाला आदमी इसको खींचे ना, इस डायरेक्शन में धक्का लगाना स्टार्ट करे। एरो बना रहे किस लिए, वेक्टर को डिनोट करने के लिए, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, उसमें क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप बोल रहे हो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 F2, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स इस F1 वेक्टर एंड माइनस F2 वेक्टर। कोई फर्क है या नहीं? बिल्कुल। क्या फर्क है? बहुत बेसिक सी बात, बस F2 की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, वो माइनस F2 वेक्टर बन जाएगा। कोई भी A वेक्टर की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, वो माइनस A वेक्टर बन जाएगा। समझ में आई बात? तो एक वेक्टर का नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर को बस उल्टा दिया, बस पलट दिया। तो अगर ये पेन एक वेक्टर है x, तो ऐसा करने पे ये माइनस x वेक्टर हो गई। अगर ये पेन एक y वेक्टर है तो ऐसा करने पे ये माइनस y वेक्टर हो गई। ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो वेक्टर का नेगेटिव इज नथिंग बट उसी वेक्टर का उल्टा वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जो कि उतना ही बड़ा हो। ठीक, knowing this we can now jump to vector subtraction. तो our next topic is vector subtraction. जैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे वैसे ही हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, मान लिया जाए एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B। ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, है ना? क्या बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है ग्राफिकली तो आप क्या करोगे, आप इनमें से किसी की भी एक टेल को दूसरे के हेड पे रख दोगे। ठीक, और बना लोगे एक ट्रायंगल। तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे मैंने लेटर से बी वेक्टर रख दिया, उतना ही बड़ा उसी डायरेक्शन में। ठीक, अब अगर मुझे इनका सम करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनका सम कैसे किया जाएगा बच्चों, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, इनका सम होगा। मान लो वो कोई सी वेक्टर है, एरो क्या बता रही है, एरो बता रही है वेक्टर, कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जब आपको ऐड करना था तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने सिंपल एक बनाया ट्रायंगल। ट्रायंगल की थर्ड साइड उन दोनों वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट कर रही है। मैथमेटिकली आप इस बात को ये बोलोगे कि अभी सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले ए डिस्प्लेसमेंट फिर बी डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो गई।
ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर बोला जाए कि आपको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक, तो कैसे किया जाएगा? इन्हीं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। बेसिकली मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक ठीक। अपने जो 9th-10th क्लास की मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे क्या कोई तरीका आप सोच सकते हैं जिससे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम निकाल सकते हो? कोई भी तरीका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइनस बी वेक्टर आखिर क्या है? माइनस बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्या है? बी वेक्टर के अपोजिट है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करना है या नहीं? समझ में आ रही बात है? जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली आप उस वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर देते हो। यही मतलब हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन। इस बात का ध्यान रहे हमेशा, सब्ट्रैक्ट करने में भी हम ऐड कर रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेक्टर के साथ में है, नंबर्स के साथ में भी तो यही। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 5 - 3 निकालना है तो इट इज नथिंग बट 5 में मैं क्या जोड़ रहा हूं? -3, है ना? सेम लॉजिक यहां पे भी 5 - 3 इज नथिंग बट 5 प्लस -3। सेम लॉजिक वेक्टर्स में भी है। जब भी मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो वो भी मैं वेक्टर तरीके से करूंगा। अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा तो बी वेक्टर को पहले उल्टा कर दिया जाएगा और ए में जोड़ दिया जाएगा। तो ये देखो बच्चों, बी वेक्टर है। कैन यू टेल मी माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये होगा माइनस बी वेक्टर। बेटा ये अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक? ये अपने आप में फुल फ्लैज एक खुद अलग वेक्टर है। बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अलग अलग है। अब मुझे ए के साथ में क्या ऐड करना है? माइनस बी ऐड करना है। कैसे? ये रहा ए, और हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? मुझे अगर ए को माइनस बी जोड़ना तो मैं ए के हेड पे माइनस बी की टेल लग दूंगा। ये बच्चों माइनस बी था। ए के हेड पे जब माइनस बी की टेल लग दी गई तो ये आ गया इनका रिजल्टेंट, लेट अस से एक्स वेक्टर, ठीक? तो एक्स वेक्टर क्या बोला जाएगा? एक्स वेक्टर बोला जाएगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर विच इज नथिंग बट a minus b vector. This is how we are going to subtract any two vector. ध्यान रखिए, वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शंस भी मालूम होनी चाहिए, और उन डायरेक्शंस को आप मेंटली नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, ग्राफिकली पेपर पे डायरेक्शन एरो बना के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक? चलो, knowing this, now can we do some examples? एग्जाम्पल्स से ही आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक? तो पहला एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा, कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल। एक पार्टिकल या कार जा रही थी पहले 30 मीटर पर सेकेंड से, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। Question is, what is the change in velocity? What is the change in velocity? ठीक? Change is always defined as final velocity minus initial velocity, है कि नहीं?
है ना। किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात भी याद रखनी है। जब भी चेंज की बात होगी तो चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकंड है, बाद में उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया? कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। पहले आप जा रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से, बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये सिंपल केस था, इस बार इंडीड आंसर 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसका एडिशन करने का तरीका क्या है, वेक्टर ही है। तो अगर मैं बोलूं इसको, जो हमने पढ़ा वेक्टर वाला मेथड, उससे सवाल करते हैं क्या आंसर आएगा। तो उधर क्या करना है, मुझे निकालना है VF वेक्टर माइनस VI वेक्टर। ये जो एरो बनी हुई है ऊपर बच्चा, ये सिर्फ मतलब ये बताने के लिए वो क्वांटिटी वेक्टर है। मैंने क्या बताया, मुझे VI वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या किया जाए, इसको उल्टा कर दिया जाए, ठीक। ये आ गया आपका माइनस VI वेक्टर, कितने का, मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड का ही है, लेकिन इधर की तरफ। अब इसके हेड पे इसकी टेल लग दी जाए, इसकी टेल VI की टेल माइनस VI की टेल, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड की यूनिट की है, इसके VF के हेड पर रख दिया जाए, ठीक। तो देखो इधर थर्ड साइड ट्रायंगल की कौन सी बनी, जो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वही इन दोनों का सम है। आप ध्यान रखिए हम वेक्टर सम ही कर रहे हैं। कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का सम, एक की हेड पे दूसरे के टेल को रख देते हैं, फिर जो थर्ड साइड बनती है पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, वो उनका सम होती है। तो मुझे VF प्लस माइनस VI वेक्टर करना है, ये वाला वेक्टर क्या है, उन दोनों का सम है। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई, डेल्टा V वेक्टर बोल देते हैं। चेंज बताने के लिए हम कई बार डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक ठीक। 10 मीटर पर सेकंड ऑब्वियस बात है, आपका आंसर भी था। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कई बार गलती करने का स्कोप होगा। जैसे इस बार वही पार्टिकल पहले चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड से, और बाद में भी उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। लेट्स से यहां कोई वॉल नहीं होगी, वॉल से ये पार्टिकल टकराया होगा, और टकराने के बाद वो वापस मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस बार अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, 0 है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। यही एक मेन चीज है जो हमें समझनी है अभी इस पेज पे आकर, जिसको समझने में कई बार बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है तो हम उसको वेक्टर के तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पहले भी वेलोसिटी 30 थी, बाद में भी वेलोसिटी 30 है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, चेंज इन स्पीड 0 है। अगर ये बात जाननी हो तो अगर आपसे कोई पूछता कि बताइए व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो आपका आंसर नो डाउट 0 होता है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अगर मुझे वेलोसिटी से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे वेक्टर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मतलब
मुझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना होगा, या इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया जाएगा, प्लस माइनस वी आई वेक्टर। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेक्टर इधर की तरफ है, ये एरो बनी हुई उसकी, पहले मैं निकालूंगा माइनस वी आई वेक्टर। ठीक, बोलो अब उधर माइनस वी आई वेक्टर की एरो भी वी एफ वेक्टर की एरो के अलॉन्ग है, दोनों पैरेलल हैं। तो जब दो पैरेलल वेक्टर्स ऐड करते थे क्या होता था सम, सिंपली उनका हो जाएगा अलजेब्रिक सम। आपको याद है जब एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे थे 30 न्यूटन और 30 न्यूटन के, तो नेट फोर्स कितना हो गया था, नेट फोर्स हो गया था 60 न्यूटन का। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। यहां भी तो आप ऐड ही कर रहे हो ना, माइनस वी आई वेक्टर भी तो 30 का है ना इधर, नहीं, और वी एफ वेक्टर भी 30 का है इधर। इनका सम कितना हो गया, इनका सम 0 नहीं हुआ, इनका सम 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस बार चेंज इन वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकेंड होगी इधर की तरफ, है ना। इंटरेस्टिंग है भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंस है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस। एक बॉल आपने फेंका, वॉल से टकराई और टकरा के आपके पास सेम स्पीड में आ गई। आप ये बात नहीं बोल सकते कि इसकी वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि पहले जा रही थी इधर और आ रही है इधर, डायरेक्शन तो चेंज हुई कि नहीं हुई। वेक्टर में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करना हो चाहे डायरेक्शन चेंज करना हो, चेंज होता है। ठीक, और चेंज कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। सब्ट्रैक्शन के दौरान भी आप एडिशन ही कर रहे होगे बच्चों। अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो आप बी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दोगे, बस याद रहेगी बात है। अगला एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 30, फाइनल वेलोसिटी 40, चेंज इन वेलोसिटी। आपको क्या करना है, वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर करना है। क्या इसका आंसर 10 होगा, बिल्कुल नहीं, जल्दीबाजी ना करें। दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे पहले वी आई वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा। तो वी आई वेक्टर का उल्टा माइनस वी आई वेक्टर 30 मीटर पर सेकेंड का इधर हो जाएगा, बोलो वी एफ इधर हो जाएगा। अब मुझे दोनों वेक्टर को जोड़ देना है। आपको वो प्रॉब्लम याद है, अगर एक पार्टिकल के ऊपर 30 न्यूटन फोर्स यहां लगे और 40 न्यूटन फोर्स यहां लगे तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता था, नेट फोर्स था 70 न्यूटन। यहां पे भी आपको इन दोनों को बच्चों ऐड करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। माइनस वी आई तो वी एफ की डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 70 मीटर पर सेकेंड होगा, ना कि 0 या -10 होगा। समझ में आ रही बात। लास्ट सवाल होमवर्क खुद अपने आप करने के लिए। इस बार एक पार्टिकल पहले जाता है 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वो ऐसे मुड़ जाता है, उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। पहले ये जा रहा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बाद में जा रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 10? बिल्कुल नहीं। आपको बताना है कि इस पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों। पहले 30 थी, फिर 40 थी। 10 आंसर नहीं है। अगर अभी भी आपके दिमाग में 10 आ रहा, मतलब आपने लेक्चर ध्यान से सुना नहीं। एक बार और पूरे लेक्चर को देखने की रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग से। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते वक्त डायरेक्शंस के भी ध्यान रखिए, और इसीलिए ये डायरेक्शंस आपको दे रखी हैं एरो के फॉर्मेट में।
इन एरोज को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप लोग खुद करके आएंगे अगली क्लास में। कल इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके।